स्टूडेंट, हम कक्षा 12 के जो है त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका दूसरा भाग अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अपने को त्रिकोणमितीय फलनों का जो है प्रतिलोम किन किन का किस प्रकार कैसे ज्ञात किया जा सकता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें थोड़ा फलन के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। तो पहले अपन फलन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो फलन क्या होता है, फलनों के कौन कौन से प्रकार हैं, किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, दो समुच्चय बनाते हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो दो समुच्चय ए व बी जिनमें एक संबंध है, अपन यहाँ इन दोनों बीच में एक संबंध बनाया जो फलन कहलाता है। यह फलन कब कहलाता है, तो देखिए जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ समुच्चय ए में अवयव 1 2 3 4 और समुच्चय बी में जो है अवयव जो है ए बी सी डी। तो इसमें देखते हैं अपन कि ए का अवयव ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी न किसी अवयव से है। तो प्रत्येक अवयव का संबंध जो है बी के किसी न किसी अवयव से इसका संबंध है। तो ये आपस में क्या हो गया, ये फलन हो गया। अब देखिए, अब अपन देखते हैं कि एक उदाहरण और लेके अपन देखते हैं थोड़ा। तो ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी, इसमें देखिए कि इसमें ए बी सी और इसमें अवयव जो है 1 2 3। तो ये ए का संबंध बी के अवयव के 1 से है और ए का संबंध जो है बी समुच्चय बी के 2 से भी है। तो कहने का मतलब ये फलन नहीं हो सकता। क्या कहने का मतलब यहाँ अपने क्या है कि ए का जो अवयव है बी के किसी अवयव संबंध खाली ए का जो समुच्चय ए का जो अवयव है खाली एक बार ही होना चाहिए, ना कि किसी दो अवयवों के साथ उसका संबंध होना। तो ये फलन नहीं हो सकता है। अब थोड़ा और लेके अपन देखें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अपन ने समुच्चय ए और समुच्चय बी बनाए। समुच्चय ए के अवयव 1 और 2 है और समुच्चय बी का अवयव 1 है। तो यहाँ देखते हैं अपन ए का ए से संबंध है और 2 का भी 1 से संबंध है। कहने का मतलब ए के समुच्चय 1 का जो संबंध है वो ए के साथ है, न कि किसी दो अवयवों के साथ है। तो ये क्या हुआ, ये भी ए से बी में क्या हुआ, फलन हुआ। थोड़ा और भी अपन उदाहरण लेके देखें, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी है। तो इसमें अवयव ए हुआ और इसमें अवयव बी, यहाँ इसका ए का समुच्चय का अवयव ए और बी है और बी के अवयव जो है 1 2 3 4। तो ये इससे संबंध रखता है और बी जो है 2 से भी संबंध रखता है और बी जो है 3 से भी रखता है। तो एक समुच्चय ए का जो है बी अवयव है 2 के साथ संबंध रखता है। तो इस प्रकार ये फलन नहीं हो सकता है। अब अपन थोड़ा फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ें। तो फलन कौन कौन से कैसे होते हैं, तो देखिए यहाँ पर समुच्चय ए और समुच्चय बी। समुच्चय ए के अवयव हैं 1 2 3 4 और समुच्चय बी के अवयव ए बी सी डी। तो यहाँ ए से बी में फलन है। ये फलन कैसा फलन है, एक ही फलन है। एक ही फलन कहने का मतलब ये समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक एक अवयव से संबंध रखता है। देखिए यहाँ एक जो है ए से रखता है, 2 जो है बी से रखता है और 3 जो है सी से रखता है और 4 जो है वो डी से। तो एक से ही संबंध रखता है, तो इसका नाम पड़ गया एक ही फलन। कहने का मतलब एक का संबंध एक से। अब देखिए दूसरा उदाहरण और लेते हैं और इसका और दूसरा प्रकार का फलन और पढ़ते हैं। तो समुच्चय ए और ये समुच्चय बी। समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 और समुच्चय बी के अवयव ए बी सी डी। तो देखिए यहाँ ये एक जो है ए से संबंध रखता है, 2 जो है वो ए से संबंध रखता है और 3 जो है वो बी से संबंध रखता है। तो ये फलन तो है आपस में, क्योंकि प्रत्येक पूरे अवयव इसके जो है बी के किसी न किसी अवयव से संबंध रखता है। लेकिन यहाँ पर सी और डी ये 2 छूट गए यहाँ देखिए। लेकिन इस ए के अवयव का संबंध बी के अवयव से खाली एक बार ही संबंध है। देखिए ऐसे नहीं है कि ए का संबंध ए से है तो ए का संबंध बी से भी है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो देखिए तो ए से बी में क्या हुआ, फलन हुआ। बहु एक फलन अवयव का बी के एक ही अवयव से एक से अधिक बार संबंध है, अतः ये कैसा फलन है, बहु एक ही फलन है। यानी इसका संबंध एक से इसका संबंध जो है
ए से है और इसका संबंध भी ए से है, तो ये क्या हुआ, बहु एकेकी, यानी एक के साथ संबंध और एक से अधिक, यानी इसलिए बहु एकेकी हो गया। अब अपन देखें थोड़ा और कि समुच्चय ए में अवयव है 1 2 3 4 और इसमें समुच्चय में है समुच्चय बी में जो है ए बी सी। तो ए से बी में ये भी फलन है, क्योंकि देखिए यहाँ एक जो है ए से संबंध रखता है, 2 जो है बी से संबंध रखता है और 3 जो है वो भी बी से रखता है, लेकिन ये 2 अवयव के साथ नहीं रख रहा है। यहाँ के 2 अवयव से भले हो सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं हो सकते हैं, तो ये बहु एकेकी या आच्छादक फलन कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें थोड़ा अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर ये है, ये बहु एकेकी है और ये बहु एकेकी आच्छादक भी कह सकते हैं, आच्छादक कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसको बहु एकेकी फलन कहेंगे और इसको बहु एकेकी या आच्छादक फलन भी कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए अगर ये दोनों में अंतर देखा जाए तो यहाँ बी के अवयव सी और डी ये छूट गए, लेकिन यहाँ सभी के सभी देखिए अवयव आ गए इसमें, तो ये आच्छादक फलन भी इसको अपन कह सकते हैं। तो बहु फलन में इनमें ये अंतर हो गया जो मैंने आपको दिखा दिया। अब जो है मैं कुछ और भी आपको आगे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। किस फलन का हम प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ाऊँगा, जो अब मेरे अगले वीडियो में देखिएगा आप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब देखिए चैप्टर 2 से जो क्लास 12 का जो है प्रतिलोम वर्ग के फलन का हम तीसरा भाग जो है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। मैं किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। देखिए मैंने 2 समुच्चय आपके ए और बी बनाए हैं, जिसके अवयव 1 2 3 और इसके अवयव है ए बी सी और डी। तो इसका प्रतिलोम तभी ज्ञात किया जा सकता है जब हम बी से ए में भी ये फलन हो। कहने का मतलब देखिए यहाँ ये ए से बी में फलन है, तो बी से ए में भी ये फलन होना चाहिए। देखा अपन ने कि ये बी से ए बी में तो फलन है, लेकिन बी से ए में फलन नहीं है, तो फलन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो ऐसे अपन इसका जो है प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। थोड़ा और एक और कोई उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे इसका ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, इसके अवयव 1 2 3 4 है और इसके अवयव ए बी और सी है, तो ये फलन है ए से बी में। लेकिन जब अपन इसका उल्टा करते हैं, कहने का मतलब प्रतिलोम करने की कोशिश करते हैं, तो बी से ए में करते हैं तो ये फलन नहीं है। तो कहने का मतलब इनका हम प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको और लेके थोड़ा समझा देता हूँ कि देखिए ए 2 समुच्चय ए और बी और लिए मैंने, जिसके अवयव 1 2 3 और 4 है और इसके अवयव ए बी सी और डी। तो ये ए से बी में क्या है, फलन है। देखिए जो मैंने फलन के बारे में पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये ए से बी में क्या है, फलन है। लेकिन जब अपन इसका उल्टा करेंगे, यानी बी से ए में करेंगे, बी से ए में करेंगे, तो भी ये क्या है, फलन हुआ। तो कहने का मतलब ऐसा फलन जो एकेकी व आच्छादक दोनों हो, उसका हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिलोम किसका ज्ञात कर सकते हैं, जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, यानी दोनों हो। तो एकेकी मतलब एक से सभी देखो एक से ही है, और आच्छादक यानी पूरा पूरा देखो। तो कहने का मतलब ए से बी में भी फलन है और बी से ए में भी फलन है। तो ऐसा जो कोई फलन होगा उसका हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि देखिए जो मैंने साइन एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिया, अगर मैं साइन 60 लेता हूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 120 लेता हूं उसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2, और साइन 420 उसका भी √3/2। ठीक है ना। तो अब देखिए अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी है 60 120 420 जो भी है, तो 60 120 420 रखा, तो प्रत्येक की वैल्यू क्या है, √3/2। तो देखिए अपन ने इनकी वैल्यू रखी, तो इस 60 का √3/2, इसका 120 का √3/2, 420 का भी √3/2। तो इसका अब अगर इसका उल्टा किया जाए, यानी बी से ए में, तो जब मैंने बी से ए में किया वापस, तो इसका क्या हुआ, इसका प्रतिलोम हुआ ही नहीं, क्योंकि वो फलन नहीं है। ये फलन के लिए प्रतिलोम के लिए शर्त क्या होती है, यानी ए से बी में भी फलन होना चाहिए और बी से ए में भी फलन। तो हम कहने का मतलब त्रिकोणमितीय फलनों का अपन जो है जो उसका प्रतिलोम हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन
एक चीज अपन उसके हिसाब से अपन ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? फिर भी हम त्रिकोणमिति फलनों का कुछ प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? यदि उसके प्रांत पर हम कोई प्रतिबंध लगाएं तो उसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब हमें कोई प्रतिबंध लगाना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू किन किन के बीच में रखें तो उसका प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये चतुर्थांश के हिसाब से ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। तो देखिए मैं अगर यहाँ 0 से π/2 के बीच में साइन की अगर वैल्यू रखता हूँ, यानी साइन 30, साइन 45, साइन 90, तो 30, 45 और जब मैंने रखी तो उसके में वैल्यू साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 90 1। तो देखिए यहाँ मैंने जब इससे संबंध बनाया तो ए से बी में कहने का मतलब ये क्या हुआ, ए से बी में ये फलन हुआ। अब देखिए अगर जस्ट मैं इसका उल्टा करता हूँ यानी बी से ए में, तो भी ये क्या होता है, फलन होता है। तो कहने का मतलब इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ 0 से 90 डिग्री के बीच प्रतिलोम ज्ञात किया जाए, यानी 0 से 90 के बीच में, क्योंकि जहाँ प्रत्येक की वैल्यू अलग अलग आ रही है तो अपन इसका जो है प्रतिलोम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा मैं और आपको इसमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर यहाँ ASTC के हिसाब से आपने पढ़ा था 11th क्लास में कि यहाँ सभी त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए अगर अपन इन दोनों की भी, यहाँ सभी साइन जो है पॉजिटिव है और यहाँ साइन जो है नेगेटिव है, तो यहाँ अगर इन दोनों के बीच में अपन अगर वैल्यू अलग निकालें तो होगा क्या, यानी जब अपन अलग अलग वैल्यू तो इसकी सबकी वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। और अलग अलग आएगी तो ये ए से बी में क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा, और बी से ए में भी फलन हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम जो है इन दोनों के बीच में यानी -π/2 से π/2 का मान इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा अगर अपन और देखें, अगर अपन इन दोनों के बीच में देखें, यहाँ क्या था, साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन क्या था, नेगेटिव होता है। तो जब इन दोनों के बीच में, जैसे मैंने चित्र द्वारा आपको समझाया, अगर इन दोनों के बीच में देखें तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ साइन की वैल्यू अलग अलग आएगी। और देखा जाए तो ए से बी और बी से ए में भी क्या होगा, फलन होगा। इन दोनों के बीच में कहने का मतलब -π/2 से π/2, कहने का मतलब अगर इन दोनों के बीच में रखें तो भी हम इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में यानी π/2 से 3π/2, जिसे हम -π/2 भी कह सकते हैं, यानी यहाँ मैं बताऊं तो π/2 से 3π/2 के बीच में अगर निकालें तो यहाँ पर भी हम क्या इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी साइन की वैल्यू और यहाँ साइन की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो अलग अलग आएगी तो ए से बी में फलन हो जाएगा और बी से ए में भी फलन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और देखें कि अगर मैं साइन की वैल्यू और कहाँ से निकाल सकता, प्रतिलोम उसका कहाँ ज्ञात कर सकूँ। अगर मैं यहाँ से उल्टा लूँ इस प्रकार, यानी यहाँ तो है -π/2 यानी 3π/2 को अपन -π/2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ -π/2 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3π/2, यहाँ यूँ इस प्रकार आए तो क्या होगा, यहाँ पर भी देखो यहाँ सभी पॉजिटिव होगी और यहाँ नेगेटिव। तो कहने का मतलब इसके बीच में अपन जो है इसका प्रतिलोम किसका, साइन इनवर्स का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, यानी -3π/2 से -π/2 के बीच अपन इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब साइन का अगर प्रतिलोम ज्ञात करना चाहें हम तो -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, -3π/2 से -π/2 अपन इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब मुख्य मान, कहने का मतलब मुख्य मान से मतलब क्या हुआ, मुख्य मान से यदि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान कहलाता है। कहने का मतलब वो किसके बीच में अगर उसकी वैल्यू रखें तो उसका प्रतिलोम अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ -π/2 से π/2 के बीच में अपन साइन इनवर्स का जो है प्रतिलोम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, साइन का जो है। अब देखिए थोड़ा और समझने की कोशिश करें अपन, यहाँ जो है यहाँ से अगर इसके बीच में करें तो ये होगा क्या, यहाँ जो है साइन पॉजिटिव है और यहाँ साइन नेगेटिव है। तो 0 से यहाँ साइन एक्स पहले चतुर्थांश में और दूसरे चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में व दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव है।
यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है और यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है, तो होगा क्या, तो यहाँ दोनों ही पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, समान मान आएंगे, और समान मान जब आ जाएंगे तो ए से बी में तो फलन हो जाए, लेकिन बी से ए में फलन नहीं होगा, तो इसका मतलब अपन वहां से प्रतिलोम उसका ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अगर अपन यहाँ जीरो से, मैं कहने वाला जीरो से पाई लूँ तो उसके अपन प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हमें साइन का जो मुख्य मान है वो -π/2 से π/2 रखना ही पड़ेगा। अब देखिए, तो कहने वाला साइन इनवर्स x का जो प्रांत हुआ वो क्या हुआ, -1 से 1, और उसका मुख्य मान क्या हुआ, -π/2 से π/2। अब अपन थोड़ा कॉस के बारे में देखें, तो कॉस के बारे में अपन क्या करेंगे, कॉस जो है यहाँ पॉजिटिव होता है और कॉस जो है यहाँ नेगेटिव होता है, कॉस यहाँ नेगेटिव होता है और कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है। तो देखिए, अगर अपन इन दोनों के बीच में निकालें तो यहाँ तो कॉस पॉजिटिव है और यहाँ कॉस नेगेटिव है, तो यहाँ पर अगर अपन इनकी कॉस की अगर वैल्यू निकालें अलग अलग, तो ए से बी में वो फलन हो जाएगी और बी से ए में भी फलन हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा, तो हम जो है यहाँ पर अगर इस यहाँ जिस जगह निकालेंगे, यहाँ कॉस माइनस का होगा, यहाँ पर भी कॉस माइनस का होगा, तो यहाँ समान मान आ जाएंगे, तो अपन प्रतिलोम इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच यानी 0 से पाई के बीच में अगर निकालें तो इसका मान अलग अलग प्राप्त होगा, जो ए से बी में भी फलन हो जाएगा और बी से ए में भी फलन हो जाएगा। तो कहने का मतलब कॉस इनवर्स का जो प्रांत है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा और उसका जो है मुख्य मान जो है वो 0 से पाई होगा। अब tan की बात करें अपन, tan में क्या है, tan यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ tan में यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में अगर अपन वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू इसकी क्या होगी, अलग अलग आएगी, और अलग अलग जब आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ए से बी में भी फलन हो जाएगा और बी से ए में भी फलन हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो थोड़ा और सोचने वाली बात है कि यहाँ प्लस और माइनस में है, तो यहाँ पर भी तो प्लस और माइनस में है, तो देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में अगर वैल्यू निकालें तो वो भी ये जो है अलग अलग प्राप्त होगी, तो ए से बी में और बी से ए में भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में अपन प्रतिलोम निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी tan के जो मान होता है, क्यों हम जानते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो कहने का मतलब यहाँ sin थीटा का मुख्य मान लिया जाएगा, tan में जो है sin का मुख्य मान लिया जाएगा, ऊपर देखिए कौन है, sin थीटा है, तो इसका मुख्य मान लिया जाएगा। अतः tan इनवर्स का जो है मुख्य मान -π/2 से π/2 होगा और उसका प्रांत जो है वो वास्तविक संख्या है, होगी, कहने का मतलब रियल नंबर होगा। अब इसी प्रकार अगर कोड का निकालने की कोशिश करें अपन, तो कोड में क्या है, कोड यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो देखिए जब अपन इसका निकालने की कोशिश करें तो इन दोनों में प्लस माइनस है, देखो तो हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे, कहने वाले 0, ये π/2, ये पाई, ये माइनस का π/2, तो इन दोनों के बीच में अगर निकालने की कोशिश करें अपन तो यहाँ अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए -π/2 से π/2 यहाँ वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, और जब अलग अलग होगी तो अपन प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर भी देखिए इसमें भी अलग अलग है, तो कहने का मतलब यहाँ पर भी अलग अलग होगी, तो इसका भी अपन प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा, तो cot थीटा में अपने यहाँ जो है उसका cos वाली वैल्यू ली जाएगी, अतः यहाँ पर जो है हम जो है 0 से पाई के बीच में ही लेंगे। तो कहने का मतलब tan इनवर्स का मान जो है -π/2 से π/2 होगा और cot इनवर्स का जो मान है वो 0 से पाई के बीच में होगा। तो cot इनवर्स का जो प्रांत होगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या ही होगी, और उसका मुख्य मान जो है 0 से पाई होगा। इसी प्रकार अगर अपन cos इनवर्स x का देखें तो cos इनवर्स x का जो प्रांत है -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी यानी अनंत तक रहेगा, और कहने का मतलब यहाँ -1 और 1 के बीच में नहीं रहेगा। और इसका मुख्य मान क्या होगा, इसका मुख्य मान भी अगर देखा जाए यहाँ प्लस का, यहाँ कोसेक प्लस का है, यहाँ कोसेक जो है प्लस का है, यहाँ माइनस का है और यहाँ माइनस का है। तो कहने का मतलब अपन जो है इसका मुख्य मान जो है यहाँ देखें, यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है, तो अपन यहाँ
प्लस सॉरी यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस का है, तो अपन इसका मुख्य मान जो है दोनों प्लस में है तो अलग अलग दोनों प्लस में है तो समान वैल्यू प्राप्त होगी, तो अपन उसका जो है प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच में करें तो मान अलग अलग प्राप्त होंगे, और जब अलग अलग प्राप्त होंगे तो हम जो इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स का देखें तो सॉरी मैं बताना भूल गया आपको कि इसका मतलब यहाँ हुआ तो कहने का मतलब -π/2 से क्या हुआ π/2, तो कहने का मतलब सेक कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान जो है -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा। अब सेक इनवर्स एक्स का देखिए, सेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत है वो -∞ से -1 और 1 से अनंत तक, कहने का मतलब -1 और 1 के बीच में नहीं रहेगा। वही बात यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ चतुर्थांश के हिसाब से यहाँ सेक प्लस का है, यहाँ सेक माइनस का है, यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो यहाँ तो दोनों प्लस में है तो अपन इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देखा जाए तो हम यहाँ प्रतिलोम इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब 0 से पाई के बीच में इसका मुख्य मान रहेगा, लेकिन अपन जो है π/2 पर नहीं रहेगा, तो इसलिए अपन ने 0 से पाई के बीच में तो रहेगा लेकिन π/2 पर नहीं रहेगा, क्योंकि अनंत हो जाता है, अपन इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसी प्रकार देखिए कोसेक इनवर्स एक्स में भी वही बात है, यहाँ 0 डिग्री पर 0 पर नहीं निकाल सकते हैं, 0 डिग्री पर वहां पर भी अनंत रहेगा, तो इसका वहां अपन वैल्यू प्राप्त नहीं की, इसलिए मैंने यहाँ पर यहाँ से हटा दिया। अब देखिए कहने का मतलब जो भी अपन ने सीखा उसमें हमें क्या बात आई कि साइन इनवर्स का जो प्रांत है -1 से 1 रहेगा और मुख्य मान -π/2 से π/2 रहेगा। कोस इनवर्स एक्स का -1 से 1 रहेगा और वो मुख्य मान 0 से पाई रहेगा। टेन इनवर्स एक्स का प्रांत जो है वास्तविक संख्या रहेगी और मुख्य मान जो है -π/2 से π/2 रहेगी। यानी यहाँ इनके जो है जैसे मैंने यहाँ बड़ा कोष्टक लगाया, कहने का मतलब यहाँ ये वैल्यू शामिल है लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है, शामिल में नहीं है, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में है। तो कॉट इनवर्स एक्स में भी क्या है, उसका प्रांत है वो भी वास्तविक संख्या होगी और इसका मुख्य मान 0 से पाई के बीच में है रहेगा। और कोसेक इनवर्स एक्स का मैंने अभी आपको बताया था -∞ से -1 और 1 से ∞, यानी -1 और 1 के बीच में नहीं रहेगी, तो उसका जो है मुख्य मान -π/2 से π/2 रहेगा लेकिन 0 पर नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो ये इनमें शामिल है और ये शामिल नहीं है। तो सेक इनवर्स एक्स का जो है देखा जाए प्रांत -∞ से -1 और 1 से ∞, यानी इन दोनों के बीच में जो है नहीं रहेगी। अब देखिए इसका भी मुख्य मान जो 0 से पाई यानी π/2 पर नहीं रहेगा। तो देखा जाए इनमें से हमने क्या सीखने को मिला कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स का मुख्य मान जो है -π/2 से π/2 और कोस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स का 0 से पाई के बीच में रहेगा। इसके थ्रू अपन थोड़ा सवाल करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2.1 प्रश्नावली में निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो साइन इनवर्स 1 का अपने को मुख्य मान करते हैं, तो माना कि साइन इनवर्स 1 = थीटा, तो ये उधर गए तो 1 = साइन थीटा। 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, π/2 की होती है, तो कहने का मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/2। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य मान किसके बीच में -π/2 से π/2 था, तो थीटा अपने पास क्या है, π/2। तो ये कहने का मतलब इस साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या आया, π/2। अगर अपन कोस का देखें, एक कोस इनवर्स -1/2, तो मान लेते हैं कोस इनवर्स -1/2 = थीटा, तो -1/2 = कोस थीटा, तो -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -cos π/3 = cos थीटा। और अगर इसको अपन लिखें चतुर्थांश के हिसाब से, तो cos π - π/3 = cos थीटा। हम को क्योंकि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, -cos थीटा होता है, वापिस ये बन जाएगा। अब देखिए cos से को अपने पास क्या हो जाएगा, थीटा = हो जाएगा π - π/3। अब अगर इसका एलसीएम ले अपन, तो एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3π - π = थीटा। तो 3π - π = 2π/3, तो थीटा। तो थीटा वैल्यू क्या हुई, 2/3, 2π/3 का मतलब क्या हुआ, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ कहने का मतलब cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान होगा आपके 2π/3। तो इसके सवाल आप थोड़ा और करना, और अगर आपको किसी सवाल में इनको सवालों करने में समझ से आए
तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, जो मैं आपको और भी हल करके दूंगा।